यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, जितने आपके डाउट आ रहे हैं वो लगातार मैं रिव्यूज में कवर कर रहा हूँ। कोई अगर आपका डाउट होगा आप कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से आपके डाउट पूछता चलूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे। आपका मीडियम अटेम्प्ट नाम, कहाँ से आते हैं आप? मेंस मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया था और इंटरव्यू हिंदी में दिया है और ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था और 5 मेंस मैंने दिए हैं 5वें अटेम्प्ट में। और मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। ओके, आपके 5 मेंस आपने लिखे हैं और ये आपका 5वां अटेम्प्ट है। ओके, तो सर आपको काफ़ी अच्छा अनुभव रहा होगा इंटरव्यू हॉल का, तो इस बार कैसा रहा एक्सपीरियंस इंटरव्यू हॉल का? देखिए, इंटरव्यू देने के बाद फील तो सबको अच्छा ही होता है, लेकिन मार्क्स कितने मिलेंगे ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन तो इंटरव्यू बोर्ड का ही होता है कितने। तो देखते हैं, फील तो अच्छा ही हो रहा है, बाकी मार्क्स तो हम नहीं गेस करना चाहेंगे कि कितने आएंगे, बट होप करेंगे कि अच्छे मार्क्स आए। इन 5 इंटरव्यूज में ये बेस्ट रहा है? 5वां इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू मेरा 2nd है। मेंस मैंने 5 बार दिया है। 5 में हाँ, पिछली बार से बेटर फील हो रहा है मुझे कि हुआ है। ओके सर, कुछ क्वेश्चन के रेंज आप बताएं कि रेंज कहाँ तक गए थे और क्या क्वेश्चन थे? देखो यार, हम लोग काफी कुछ इंटरव्यू के लिए पढ़ते रहते हैं कि न्यूज़पेपर भी कर लो, बजट भी कर लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो, बट एक्चुअली में जब इंटरव्यू होता है तो ये सब पूछते नहीं बहुत ज्यादा फैक्चुअल। वो लोग मतलब हमारे बारे में ही जानने को इच्छुक होते हैं। ऐसा लगता है डैफ में जो इन्फॉर्मेशन होती है कि जैसे किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जैसे मुझसे पूछा कि जौनपुर के बारे में कुछ बता दो, अपने बारे में कुछ बता दो। अच्छा, आईएएस बना दे तुम्हें तो बताओ कौन सी मिनिस्ट्री ज्वाइन करना चाहोगे। तो जैसे मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो बोले अच्छा उसमें क्या रिफॉर्म करना चाहोगे। फिर बोले कि अच्छा तुम्हें डिफेंस सेक्रेटरी बना दे इंडिया का, तो फिर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या कमी है इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर में, उसमें तुम क्या इंप्रूव करना चाहोगे। उसके अलावा मेरी हॉबी थी ट्रैवलिंग, तो उसमें ट्रैवलिंग के बारे में पूछा कि कहाँ कहाँ तुमने ट्रैवल किया है। तो जैसे मैंने बोला रामेश्वरम ट्रैवल किया है, तो रामेश्वरम के बारे में पूछने लगे कि वहाँ कोई ऐसा ब्रिज है क्या, तो पंबन ब्रिज मैंने बताया। फिर राम सेतु के बारे में पूछ रहे थे कि दिखता है क्या तैरता हुआ पत्थर, ये पूछ रहे थे। उसके अलावा मैंने ड्रामा लिख रखा था अपनी हॉबी, तो पूछ रहे थे कि ऐसा कोई ड्रामा पता है क्या जो बहुत फेमस रहा हो, बहुत लंबे समय से जिसका मंचन हो रहा हो। तो मैंने कुछ बताया, धर्मवीर भारती का एक ड्रामा है धर्मयुग। उसके अलावा मोहन राकेश का है आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि रामलीला में कभी कुछ किया है क्या, तो मैंने बताया कि हाँ, अंगद का कैरेक्टर प्ले करते हैं रामलीला में अपने यहाँ पे जो किया था। हाँ, प्ले किया है बचपन से, बहुत सारे अलग अलग रोल किए, मेनली अंगद का ही रोल प्ले करते थे। तो उन्होंने बोला कि अरे अंगद का रोल ही क्या होता है, कुछ तो उन्हें बोलना ही नहीं होता है। फिर मैंने वो एक्सप्लेन किया कि अंगद का रोल क्या होता है एक्चुअली में, और कितना डिफिकल्ट था उनका रोल कि एक डिप्लोमेट के रूप में वो लंका गए थे और रावण ने उनकी इंसल्ट की, उनको सीट नहीं ऑफर किया। तो उसके बाद उनको अपनी भी डिग्निटी मेंटेन करनी थी, अपने मास्टर की भी जो राम जी थे उनकी भी। तो ये चीज उनको दिखाना था, उन्होंने कैसे किया ये मैंने बताया। उसके अलावा उन्होंने पूछा, जैसे पिछली बार भी मेरा इंटरव्यू सेम बोर्ड में ही था, तो सर को मैंने बताया, तो उन्होंने पूछा कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स मिले थे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, 5वां अटेम्प्ट है, इतने साल से क्यों एग्जाम दे रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे। फिर मेरा जेएनयू का बैकग्राउंड है, तो पूछे थे कि जेएनयू में अच्छा क्या पढ़ा तुमने, वो बताओ। तो यही सब सारी चीजें वो पूछ रहे थे। आपकी काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी है, आप आई थिंक इंटरव्यू काफ़ी शानदार हुआ है। कोई एक अंगद का डायलॉग हो जाए अगर आप कंफर्ट हो। अंगद का डायलॉग अभी मुझे याद तो नहीं है, कैमरे के सामने तो नहीं सुनाना चाहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है सर। ओके, कुछ स्टैटिक्स पोर्शन आपने देखा इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ जैसे मुझसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020, तो उस पे एक मैम थी, तो उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे और मुझे तो नहीं आ रहे थे ज्यादातर क्वेश्चंस। जैसे उन्होंने पूछा कि मोटो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, 3 वर्ड्स का है, जो एजुकेट से शुरू होता है, 2 वर्ड और है, तो बता सकते हो क्या है वो। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आइडियल टीचर पीपल रेशियो जो होता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो होता है, तो उन्होंने पूछा कि आइडियल क्या होता है, आइडियल पता है वो नंबर क्या है, तो मैंने बोला नहीं। तो फिर मैम ने मतलब एक तंज भी कसा, बोली कि एजुकेशन में काम करना चाहते हो लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुमने पढ़ी नहीं है। तो फिर मुझे सॉरी बोलना पड़ा कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा है। ओके सर, आपने 5 मेंस लिखे हैं, तो आई थिंक आपका 5 प्रीलिम्स क्लियर हुआ। इस बार प्रीलिम्स में ज़्यादातर बच्चे फिल्टर हो जा रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो भी। क्या आपके अंदर कुछ पैरामीटर फिट हो गए हैं कि आपका बार बार प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है? क्या कुछ आपका माइंड सेट है, प्रीलिम्स कैसे क्रैक कर रहे हैं आप, वो मूल मंत्र क्या है आपका?
देखो यार, प्रीलिम्स जो है ना स्क्रीनिंग की स्टेज है। तो ये एग्जाम का सेटअप ऐसा है कि 10 लाख लोग लगभग एग्जाम में अपीयर होते हैं, देते हैं, और 10,000 लोग ही उसके पार निकलते हैं प्रीलिम्स स्टेज से। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हम 1% होता है, यानी 100 में 99 को उन्हें छांटना है और एक को ही सेलेक्ट करना है। तो एक बच्चा वो वही सेलेक्ट होगा जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होगा, जिसका स्टैटिक सारी बुक्स उसने पढ़ रखी होगी, कंसेप्ट उसके क्लियर होंगे, पीवाईक्यू पे उसको अच्छी कमांड होगी, और उसका कॉमन सेंस सबसे बेसिक चीज है, कॉमन सेंस। तो मेरी तो जो स्ट्रेटजी रही है 5वें अटेम्प्ट में, मतलब पहले अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ा था, एफर्ट बहुत लगा था। एक कहते हैं ना सिर के बल खड़े हो जाना, तो इसमें सिर के बल तो पहली बार के लिए खड़े होना पड़ता है, क्योंकि जैसे कॉलेज से आया था, फिजिक्स का बैकग्राउंड था, कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेहनत लगी, उसके बाद लेकिन अगर आप एक अटेम्प्ट में अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद आपको उतना एफर्ट नहीं मारना है, काफी चीजें तो याद हो जाती। और मेरे जो उसमें बेस रहा है तैयारी में, वो पीवाईक्यू रहा है। मैंने कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज कभी नहीं की, एक पीवाईक्यू को लेके उसी को 40-50 बार देखते रहना, उसी क्वेश्चंस को, उसमें जो भी थीम्स पूछी हैं उनके बारे में जाके स्टडी करना, बुक्स में जो फैक्ट उसमें दे रखी हैं, जो लाइंस लिख रखी है, उनको पूरा याद कर लेना। तो मेरा अप्रोच ये रहता था, एग्जाम में जैसे ही पेपर मिले तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है पीवाईक्यू के आधारित और बुक्स पढ़ के जो बनाई है, उसके आधार पर फिल्टर करो कि ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो इसी सब के आधार पर मुझे लगता है पिछली बार जो मैंने दिया था प्रीलिम्स, तो पिछली बार कट ऑफ 75 के आसपास गई थी, तो मेरे 134 मार्क्स आए थे। मैंने अभी तक नहीं देखे किसी के इससे ज्यादा लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में। तो उसकी मार्कशीट हम अटैच कर देंगे वीडियो के साथ, अगर आप दिखा सके तो जो प्रीलिम्स की मार्कशीट है। तो उसके अलावा 3 साल से कंसिस्टेंटली मेरे मार्क्स 130 के आसपास आ रहे हैं, 128, 130, 134। तो प्रीलिम्स में मुझे लगता है ये पीवाईक्यू वाली जो स्ट्रेटजी है यही वर्क करेगी। कोचिंग की टेस्ट सीरीज बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा एक्चुअल पेपर आता है। तो होता क्या है कि अगर हम पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स नहीं देखे गए हैं तो वहाँ 2 घंटे का ही सिर्फ टाइम होता है एग्जाम में, और पेपर देखते ही हड़बड़ा जाते हैं ज़्यादातर लोग कि इतने टेक्निकल वर्ड्स लिखे होते हैं, इतना लेंदी पेपर होता है। जैसे अभी यूपी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है रिसेंटली, तो उसमें भी कई लोग कंप्लेन करें कि पेपर इतना लंबा था कि वो पढ़ ही नहीं पाए। जबकि ये प्राइमरी स्किल यही होती है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, पीसीएस का, कि आपकी रीडिंग स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि अगर 500 पेज का भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको 3-4 घंटे में उसको पूरा समझ लें कि इसकी समरी क्या है। तो ये वाली प्राइमरी स्किल है। उसकी दूसरी स्किल जो है वो कि बेसिक फैक्ट्स आपके तैयार होने चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर डेट है, हमें पता है कि जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, तो ये एग्जैक्टली दिमाग में बैठा होना चाहिए। ये नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए कि यार 1919 था कि 1921 था कि 1920 था। तो अगर बेसिक फैक्ट में जिसको कंफ्यूजन है तो उसके लिए प्रीलिम्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यही स्किल चेक की जाती है आपकी कि आपकी एग्जैक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं है। और पूरी भीड़ जो है 99 लोगों को पीछे करके एक हमें सबसे आगे आना है, तो उसके लिए ये अप्रोच मुझे लगता है कारगर रहेगा। ओके सर, कितना टाइम टेकिंग है प्रीलिम्स? कितने महीने में लगभग ये आप सारे जो कोर पिलर हैं, आपके कोर सब्जेक्ट हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे? साथ ही उसी टाइम में क्या नोट्स बनाने जरूरी है प्रीलिम्स के लिए? देखो यार, प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाया और मुझे लगता नहीं कि इसकी ज़रूरत है। 1-2 सब्जेक्ट के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन जैसा पॉलिटी के लिए हो गया तो लक्ष्मीकांत की बुक स्वयं में एक नोट्स है। तो उसमें ये ज़रूर है कि हर बुक में जो भी हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो पेज के कॉर्नर पे मार्जिन पे जो स्पेस रहती है, अगर हम कुछ गूगल वगैरह करते हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। और रही बात पढ़ने की कितना समय लग सकता है, तो मैंने तो जब पहली बार दिया था तो मैंने पूरा 2 साल का टाइम लिया था, क्योंकि हम उस टाइम पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी के साथ साथ पढ़ते रहते थे। तो 2 साल मैंने अच्छे से तैयारी करके उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद लेकिन मुझे नहीं पढ़ना पड़ा कभी प्रीलिम्स के लिए 15-20 दिन से ज़्यादा। एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका वो क्या रहा है, आपका ग्रेजुएशन? मैंने एमएससी फिजिक्स किया है बीएचयू से, उसके बाद आईआईटी बीएचयू से पीएचडी पूरी नहीं की है मैंने, 2 साल किया है। उसके बाद फिर जेएनयू से एमए एंशिएंट हिस्ट्री, ये बैकग्राउंड मेरा। मेंस की आपकी सप्लीमेंट्स क्या रहे हैं सर? कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या है? सारे लोग जानते हैं कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है, लेकिन अगर सप्लीमेंट्स की बात करें, वैल्यू एडिशन की बात करें, तो वो क्या रहा है आपका? देखो यार, प्राइमरी सोर्स जो है ना, जैसे इस अटेम्प्ट में मुझे ये अप्रोच समझ में आई, सबसे जो प्राइमरी नोट्स होता है हमारे मेंस के लिए, वो जो मेंस का क्वेश्चन पेपर होता है पीवाईक्यू का, वही होता है। जैसे बहुत सारे, अगर हम जीएस 2 का पेपर देखें तो उसमें बार बार एक कमेंट पूछता है पंचायती राज पे कि पंचायती राज के अंदर प्रॉब्लम है फंड फंक्शन फंक्शनरी की, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में हर बार रहता है। लेकिन इसको अगर हम याद कर लें और जब भी पंचायती राज में प्रॉब्लम्स पूछता है वहाँ पे यही लाइन कोट कर दें, तो देखोगे कि जो भी इशू है, जो भी थीम है, उसमें क्वेश्चन पेपर जो आता है यूपीएससी का, तो एक असर्शन रहता है, 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन रहता है। तो वो जो स्टेटमेंट रहता है वो किसी न किसी रिपोर्ट से कोट किया रहता है या किसी एक्सपर्ट ने लिखा रहता है। तो वो अगर सारे हम याद कर ले, क्वेश्चन ही याद कर ले, तो हमारा एक बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी जो फोल्डर मटेरियल है वो तो हम लोग जो प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स पढ़ते हैं वो हो जाता है। और अगर मेंस में एक्सेल करना है, सेलेक्ट होना है, तो इसमें सबसे अच्छा हमें ऑप्शनल और एस्से में, क्योंकि आजकल एस्से बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। क्योंकि मैंने जब 2020 और 21 में भी अटेम्प्ट दिया था
तो इससे मेरे 125 124 ऐसे मार्क्स आते थे। और 2022 में जब मैंने दिया तो मेरे 80 मार्क्स आए थे, तो बहुत ज़्यादा 45 मार्क्स का डाउनफॉल देखने मिला है। और इस साल भी जैसा मेरी लोगों से बात हुई है पिछले साल के रिजल्ट के लिए, तो लोगों ने बताया कि कई लोगों के मार्क्स पिछले साल भी 70s 80s में थे और कुछ लोगों के 130 140 में। तो देखो हिंदी मीडियम में इशू नहीं है इससे, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऑन एन एवरेज 120-30 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर कोई एस्से लिख रहा है तो उसको बहुत इशू आ रहा है, 100 से नीचे भी बहुत अच्छे लिखने वालों को मिल रहा है। तो एस्से को आप बहुत अच्छी से तरह से तैयार करें। इसके अलावा ऑप्शनल में आज से 4-5 साल पहले 300 प्लस मार्क्स का सब लोग टारगेट लेके चलते थे, लेकिन यूपीएससी ने उसको थोड़ा डाउन साइज किया। अब जो पहले 300 होता था वो 270 हो गया। तो किसी भी ऑप्शनल में आप देखोगे तो 1 या 2 बच्चों के 300 प्लस रहते हैं, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनके 270 280 285 ऐसे इसी रेंज में रहते हैं। तो हमें टारगेट करना चाहिए 270 275 मार्क्स लाने का। आपका क्या रहा है? और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है। ओके, कितना स्कोरिंग रहा है आपके लिए? मेरे स्कोर तो इतने कोई अच्छे नहीं रहे हैं, 260 मार्क्स से लास्ट ईयर। तो हिस्ट्री में क्योंकि आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा अप्रोच में प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑप्शनल को कैसे किया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा कम स्कोर रहा है। बट एक हम टिप दे सकते हैं आप लोगों को, अगर जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, कि जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल में टीचर्स हैं मार्केट में, वो ज़्यादातर टीचर्स जो है जिन्होंने खुद 90s में एग्जाम दिया था आज से 20-30 साल पहले, और एग्जाम पूछने का तरीका पूरा चेंज हो चुका है। तो उन टीचर के जो नोट्स अगर आप वो पढ़ के पूरा एग्जैक्टली छाप भी देते हो ना एग्जाम में, तो आपके 200 मार्क्स भी नहीं आएंगे आज की स्थिति में। तो आपको खुद से ही नोट्स बनाने होंगे, खुद से स्टडी करना होगा, डेप्थ में घुसना होगा सब्जेक्ट के। और हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके एक वेबसाइट है, तो उनकी टेस्ट सीरीज भी आती है, नोट्स भी आते हैं। टेस्ट सीरीज तो मैंने नहीं ली थी उनकी, बट नोट्स लिए थे, और नोट्स मुझे लगता है मार्केट में सबसे बेस्ट है। अगर आपको कोई बुक नहीं मिल रही है, कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की जो वेबसाइट है उससे कोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हो और पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी हिस्ट्री ऑप्शनल की। फाउंडेशन कोचिंग किया है आपने किसी? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं किया क्योंकि हम पीएचडी कर रहे थे तो टाइम नहीं होता था, खुद से ही सेल्फ स्टडी करके किया। ओके सर, पेनाल्टी मार्क्स से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि बहुत लोग का लिस्ट में आने के बाद भी पेनाल्टी मार्क्स इतना होता है कि वो बाहर हो जाते हैं। तो पेनाल्टी मार्क्स से कैसे बचाव किया जा सकता है? देखो पेनाल्टी मार्क्स इतना यूजुअल नहीं है कि हर किसी को मिलता हो। इक्के दुक्के केसेस ऐसा देखने में आया है, जैसे गूगल इमेजेस पे सर्च करेंगे तो 1-2 मार्कशीट ऐसे दिखेंगी जिसमें -5 हुआ होगा या -20 हुआ होगा। तो मेरी समझ से ये पेनाल्टी इसलिए मिलती है कि जो भी हमारे एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेंस के एग्जाम में, या इंटरव्यू में तो मैंने नहीं देखा किसी को पेनाल्टी लगी, मेंस में ही लगती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जैसे जय श्री राम या इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी है, अपना कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है जिससे नाम का या अपने रीजन का किसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो उसका पता चल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जैसे लखनऊ सेंटर मैंने हर बार मेंस दिया है, तो वहाँ माइक पे एक सर होते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि स्टॉप राइटिंग। तो जैसे ही वो अनाउंस करते हैं स्टॉप राइटिंग, अगर तुरंत नहीं रुक जाए कोई भी, तो उनके मूड पे, जैसे मेरे सामने एक लड़की बैठी थी एकेडमी में, तो उसने तुरंत लिखना बंद नहीं किया, और जो टीचर कॉपी कलेक्ट करने आई थी तो वो तब भी लिख रही थी कि मैम लिख ले 1-2 वर्ड, तो सर ने बोला कि इसको पेनल्टी लगाओ 10 मार्क्स की, वो नाराज हो गए। तो जैसे ही वो माइक पे अनाउंस करते हैं स्टॉप राइटिंग, तुरंत आप रुक जाए, एक भी लाइन एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश न करें, तुरंत कॉपी बंद करिए, चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले। तो मुझे लगता है अगर सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी उसमें। सर थैंक यू सो मच। लास्ट मैसेज, और जो आपको यूपीएससी की जर्नी ने सिखाया है, निचोड़ क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, यूपीएससी का एग्जाम जो है, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कई बार से नहीं हुआ, 5वां अटेम्प्ट है, तो मुझे भी लग रहा था यार कहाँ यहाँ आके फंस गए, कहीं इजी कोई एग्जाम दे दिए होते या छोटी मोटी जॉब कर ली होते। बट मुझे लगता है कि ये एग्जाम का जो इसकी वर्थ है वो इसमें सफलता मिलती है या नहीं उससे नहीं आंकना चाहिए। ये प्रोसेस जो है, जैसे कहते हैं इंडियन जुडिशरी के बारे में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में कहते हैं कि प्रोसेस इटसेल्फ इज पनिशमेंट, यानी प्रोसेस ही इतना गंदा है कि अगर लास्ट में छूट भी जाते हैं तो भी वो सजा समझ लो पूरी हो गई। तो यहाँ पे यूपीएससी, मुझे लगता है हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोसेस इटसेल्फ इज अ सक्सेस, कि ये प्रोसेस इतना इनरिचिंग होता है, आप इतनी चीज़ों के बारे में जानते हो, अच्छे दोस्त बनाते हो इस जर्नी में, लोगों से मिलते हो, जैसे आप लोगों से आज हम मिल रहे हैं, इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, आज इस लायक हमें कि हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको 1000-2000 लोग भी सुन रहे हैं। तो हमें लगता है कि जीवन में सफलता यही है। इसके अलावा एग्जाम में सफलता से हमें सफलता नहीं आंकनी चाहिए, और जो भी लोगों को लगता है कि वो पढ़ने में अच्छे हैं और समाज के प्रति कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम उन्हें जरूर देना चाहिए, मुझे लगता है। सर विश ऑल द बेस्ट, और काफ़ी शानदार आपकी पर्सनालिटी है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार आपका अटेम्प्ट लास्ट हो और प्रॉपर लिस्ट में आप आए। होप कैसी लगी वीडियो आपको सर?